हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल एज। आज हम देखने वाले हैं बिहार एपीओ मेंस के पर्पज से बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट 2016 को। ठीक है? इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मेंस एग्जाम के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सारे प्रोविजंस को यहाँ पे नहीं रीड करना है। ठीक है? कुछ सेलेक्टिव ही प्रोविजंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो हम उन्हीं को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा। आपका बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। ठीक है, तो ये आपके बिहार एपीयू मेंस 2026 में, ठीक है, आने वाले हैं। जल्दी ही आपकी आंसर की आ जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, जिनके भी 150 अबव हैं वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2016 का एक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पीटी पर्पज से ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी होती है, मेन पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी, ये एक्ट नंबर 20 था 2016 का। इसे पब्लिश किया गया था गैजेट में। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 फरवरी 2017 को ये गैजेट में आया था। उसके बाद असेंट इसको कब मिली थी? तो ये असेंट मिली थी 3 फरवरी 2017 को। ठीक है, कमेंसमेंट में ये आया था 3 फरवरी 2017 को। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे प्रियम्बल इसका ध्यान रखना है, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा। प्रियम्बल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें प्रियम्बल को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रियम्बल देखते हैं। बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, ठीक है, जिसे बिहार एक्ट 20 ऑफ 2016 कहा जाता है। Act to enforce, implement, and promote complete prohibition of liquor and intoxicants in the territory of state of Bihar and for the matters connected therewith or incidental thereto, whereas it is expedient to provide for a uniform law relating to prohibition and regulation of liquor and intoxicant, the duties, the levy of duties thereon, and punishment for the violation of the law in the state of Bihar. Now, therefore, it is enacted by the legislature of the state of Bihar। कौन से ईयर में? 67th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। तो ये जो इसका प्रियम्बल है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका एक्ट है ना, एक्ट का ऑब्जेक्ट बताता है। तो ऑब्जेक्ट हमें जो है वो हमें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? तो अब आते हैं आगे, कोर डिस्कशन पे हम चलेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट ऑफ बिहार में ही सिर्फ एप्लीकेबल है। ठीक है, और हमें डेफिनेशन क्लॉज मेंस के पर्पज से ध्यान रखना है, कि डेफिनेशन क्लॉज से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेपरेटली। यहाँ पे आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो आपकी दी हुई है, तो उन सारी डेफिनेशन को हमें यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन, सारी डेफिनेशन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहली डेफिनेशन जो दी है वो एक्ट की दी है। ठीक है, तो एक्ट मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एक्साइज एक्ट 2016। फिर उसके बाद आपकी आती है क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में डेफिनेशन दी है अल्कोहल की। ये एक तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है, अल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्लॉज 2 में अल्कोहल को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल हैविंग अ कलरलेस, volatile, flammable, organic liquid which is produced by a natural or yeast fermentation of sugars, and its intoxicating constituent of wine, beer, sweet, and other alcoholic beverages, and it is also used as an industrial solvent as a fuel। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल की डेफिनेशन 2 क्रॉस 2 में दी हुई है, और इतनी सारी चीजें जो हैं वो इसमें आती हैं। अल्कोहल का मतलब होता है कोई भी एथाइल अल्कोहल जिसमें कलरलेस, वोलेटाइल, फ्लेमेबल, ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? बाय अ नेचुरल और ईस्ट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स के थ्रू। एंड इस ये जो है वो एक तरीके से इंटॉक्सिकेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो वाइन, बियर, स्प्रिट या अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस के रूप में होता है। ठीक है, अब तीसरी है अल्कोहलिक। तो 2 क्रॉस 3 में अल्कोहलिक की डेफिनेशन दी है। अल्कोहलिक क्या होता है? मीन्स अ सॉल्यूशन और मिक्सचर कंटेनिंग अल्कोहल एंड बीइंग
ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी अल्कोहलिक बेवरेजेस और पोर्टेबल लीकर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अल्कोहलिक में क्या आता है, मीन्स अ सॉल्यूशन और मिक्सचर कंटेनिंग अल्कोहल एंड बीइंग ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन 2 क्लास 4 में है अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस या पोर्टेबल लीकर। अब ये क्या होता है, means any beverage containing alcohol in conformity with BIS standard which may be intoxicating and is fit for human consumption। ठीक है, तो ये जो होता है वो आपका पोर्टेबल लीकर होता है और अल्कोहलिक बेवरेजेस है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है बियर की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखेंगे बियर क्या होता है, तो 2 क्लॉज 5 में 2 के क्लॉज 5 में आपको बियर को डिफाइन किया गया है। बियर का मतलब क्या होता है, एनी लिक्विड जो प्रिपेयर्ड है फ्रॉम माल्ट और ग्रेन। ठीक है, फ्रॉम माल्ट और ग्रेन विद और विदाउट एडिशन ऑफ शुगर एंड होप्स। इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, बियर होता है, एल होता है, स्टाउट होता है, पोर्टर होता है एंड सच अदर सब्सटेंसेस। ये सब जो है ये आपके बियर में आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब ये जो BIS स्टैंडर्ड है ये आपका ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेंस के पर्पज से, तो इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी हुई है वो आपकी क्लॉज 7 में दी है। ठीक है, बोर्ड। तो अब यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या है, तो बोर्ड वही होगा, मीन्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक जैगरी, ये ध्यान रखिएगा 2 के क्लॉज 8 में ब्लैक जैगरी को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स कोअर्स ब्राउन शुगर मेड फ्रॉम पाम और केन जूस ordinarily unfit for human consumption but contains sufficient quantity of fermentable sugar for manufacture of ethyl alcohol। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लैक जैगरी की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आएंगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट ब्लेंडिंग। ठीक है, अब ये ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग भी आपका सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लेंडिंग, इसमें जितनी भी डेफिनेशन है उसमें से कुछ एक डेफिनेशन ऐसी है जो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी पूछी जा सकती है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर स्पिरिट्स विच मे बी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें और क्या चीजें आती है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर स्पिरिट्स विच मे बी डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी हुई है, बॉन्डेड वेयरहाउस। ऐसा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन 2 के 11 में जो दी है, और 2 के 11 और 2 के 12 ये दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 2 के 11 में क्या दिया हुआ है, टू बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर लीकर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल और एनी अदर रिसेप्टिकल्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल वेदर एनी प्रोसेस रेक्टिफिकेशन भी एम्प्लॉयड और नॉट। इसमें इंक्लूड होती है वी बॉटलिंग। ठीक है, तो बॉटल का मतलब बेसिकली उसे किसी लीकर में या किसी कंटेनर में ट्रांसफर करना, जिससे कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके, तो उसी को टू बॉटल कहते हैं। अब क्लॉज 12 में दिया हुआ है कि बॉटलिंग प्लांट। अब बॉटलिंग प्लांट क्या होता है, मीन्स प्रीमाइजेस वेयर बॉटलिंग ऑफ लिकर इज डन एंड इंक्लूड्स एवरी प्लेस देयर इन वेयर इट इज स्टोर्ड एंड वेयर हाउस इट इज इशू। ठीक है, तो जिस भी जगह पे उसे रखा जाता है या फिर उसका मेंटेन किया जाता है, वो जो जगह है उसको बॉटलिंग प्लांट कहा जाता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आएंगे। नेक्स्ट है ब्रेवरी। ठीक है, तो ब्रेवरी की जो डेफिनेशन है 230 में, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रीमाइजेस वेयर बियर इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इंक्लूड्स वेरी प्लेस वेयर बियर इज स्टोर्ड वेयर इन इट इज इशूड। ठीक है, तो इसे ब्रेवरी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली समझिएगा कि जो भट्टी होती है, ठीक है, जहाँ पे ये शराब बनती है, बियर बनती है, वही जगह जो है वो ब्रेवरी कहलाती है। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग 2 क्लॉज 40 में कंपाउंडिंग को डिफाइन किया गया है। कंपाउंडिंग मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस बाय एडिशन ऑफ स्पिरिट ऑफ अ फ्लेवरिंग और अ कलरिंग मैटर्स और बोथ। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 क्लॉज 15 में कलेक्टर को डिफाइन किया गया है। कलेक्टर का मतलब क्या होता है, कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। इसमें इंक्लूड होते हैं एडिशनल कलेक्टर कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट
या डिप्टी कलेक्टर और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर द एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगली डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन क्या दी हुई है, नेक्स्ट है 2 clause 16 कंट्री और ट्रेडिशनल लीकर। ठीक है, तो ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कंट्री या ट्रेडिशनल लीकर क्या है। मींस प्लेन और स्पाइस्ड स्प्रिट फ्रॉम महुआ, राइस, गुड़, मोलासेस, ग्रेन ओट्स और प्लेन और स्पाइस्ड स्प्रिट मेड फ्रॉम द साइलेंट स्प्रिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और तारी, ऑल फर्मेंटेड लीकर इंक्लूडिंग पचवाई मेड फ्रॉम महुआ, राइस, मिलेट और अदर ग्रेन्स अकॉर्डिंग टू नेटिव प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सब जो है पुराने तरीके से जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, जो भी शराब बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्री और ट्रेडिशनल लीकर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट दिया है डी एडिक्शन सेंटर। ठीक है, तो 2 clause 17 में डी एडिक्शन सेंटर मीन्स अ सेंटर सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रीट द एडिक्ट्स ऑफ देयर एडिक्शन। ठीक है, तो जो लोग एडिक्ट होते हैं शराब के या फिर किसी भी तरीके की किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग लीकर के, तो उनको जहाँ पे उनकी छुड़वाने की व्यवस्था की गई थी उसे ही डी एडिक्शन सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन 2 clause 18 में दी है डी नेचुरेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीन्स एनी सब्सटेंस prescribed by the rules made under this act for add mixture with spirit to render the mixture unfit for human consumption, whether beverages internally as a medicine or any other whatsoever। ठीक है, तो इसे डीनेचर्ड कहा जाता है, जो कि अनफिट होते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी है, डीनेचर। डीनेचर की डेफिनेशन दी हुई है, ये क्या होता है, 2 clause 19 में डीनेचर है means mix spirit with one or more denatured in such a manner as may be prescribed by rules in this behalf by this act। denatured spirit means spirit so mixed। ये डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है आपकी एक्साइजेबल आर्टिकल्स आइटम। ठीक है, एक्साइजेबल आर्टिकल्स और आइटम कौन कौन से होते हैं, 22। यहाँ पे सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है, तो 2 clause 22 में दिया हुआ है यहाँ पे एक्साइजेबल आर्टिकल्स और आइटम। इसमें कौन कौन आते हैं, मीन्स एनी लिकर और इंटॉक्सिकेंट एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, एनी इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट दैट सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल ऑफ एनी अल्कोहल, या any item or substance that can be used as a substitute for alcohol, or any item or substance that can be used or consumed for the purpose of intoxication। तो ये सारे जो हैं ये एक्साइजेबल आर्टिकल्स और आइटम में इंक्लूड होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये हो गया आपका। अब देखेंगे एक्साइज कमिश्नर कौन होते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ से तो इम्पोर्टेंट नहीं है डेफिनेशन क्लॉज, क्योंकि पीटी में इम्पोर्टेंट होता है। एक्साइज कमिश्नर जब हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो उनकी क्या ड्यूटीज वर्क है ये हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो एक्साइज कमिश्नर मतलब ऑफिसर जो अपॉइंट होते हैं सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट वही होते हैं। एक्साइज ऑफिसर क्या है, कलेक्टर या एनी अदर ऑफिसर जो सेक्शन 6 में अपॉइंट किए जाते हैं। 2 clause 15 में एक्साइज रेवेन्यू दिया है। Excise revenue means revenue derived or derivable from the duty, fee, tax payment other than a fine imposed by the criminal court or confiscation imposed order under this act or any other law for the time being in force to relating to liquor intoxicating drug। अब यहाँ पे 2 clause 26 जो है ये इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का मतलब होता है मीन्स अ क्लियर कलरलेस एंड होमोजीनियस लिक्विड कंसिस्टिंग एसेंशियली एथाइल अल्कोहल एड मिक्स्ड with not more than 0.5% by volume of water and conforming the BIS to the BIS standard। ठीक है, तो ये एथेनॉल एथेनॉल आजकल काफी चर्चा में भी है, तो इस वजह से। अब हमें एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी स्टेट के बाहर लेके जाई जा रही है चीज। ठीक है, और आउट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के बाहर लेके जाई जा रही है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैमिली की डेफिनेशन याद रखिएगा। हो सकता है अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 2 clause 30 में फैमिली को डिफाइन किया गया है। फैमिली मीन्स मैन हिज वाइफ लिविंग टुगेदर इन द हाउस अलोंग विद देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये इतने लोग जो हैं वो फैमिली की मीनिंग में आते हैं। 2 clause 31 ध्यान रखिएगा। फर्मेंटेड लीकर क्या होता है,
मीन्स लीकर ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एंड इसमें इंक्लूड होता है बियर, एल, स्टाउट, पोर्टर, वाइन, पचवाई, फर्मेंटेड तारी और एनी अदर सिमिलर लीकर। 2 clause 32 भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन लीकर क्या होता है? तो 2 clause 32 में फॉरेन लीकर भी है। मीन्स एनी लीकर इंपोर्टेड बाय लैंड, एयर और सी इनटू इंडिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? फॉरेन लीकर। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? 2 clause 33 में दिया है। मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस अलोंग विद सच अदर बाई प्रोडक्ट विच इज बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, मोलासिस मैन्युफैक्चरिंग और एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग may generate as a result of primary secondary process। इसमें इंक्लूड होता है लिक्विड, इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, स्प्रीट, मोलासिस, एथेनॉल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल स्पिरिट एंड सच अदर एल्कोहलिक सब्सटेंसेस। ये सब जो है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आते हैं। हेम्प प्लांट क्या होते हैं? 2 clause 34 ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें एनी प्लांट ऑफ द जेनस कैनबिस। ठीक है, ये जो है ये हेम्प प्लांट कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन 2 clause 36 की ध्यान रखिएगा। इलिसिट लीकर क्या होता है? इलिसिट लीकर का मतलब होता है एनी लीकर मैन्युफैक्चर और स्टोर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स फ्रेम्ड अंडर दिस under or liquor on the which appropriate duty or fee liable under this act and the rules framed there under has not been paid and includes foreign liquor on which appropriate duty or custom has not been paid। तो ये जो होता है वो illicit liquor होता है, जिसमें भी जो भी ड्यूटी इम्पोज की जा रही है वो ड्यूटी वगैरह पे नहीं की जा रही है, इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उसे डील नहीं किया जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा? उसे illicit liquor कहा जाएगा। इंपोर्ट का मतलब पता है यहाँ पे कि कोई भी चीज इंडिया स्टेट में लेके आई जा रही है, ठीक है, तो वो इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे 40 ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 40 जो डेफिनेशन है वो 2 clause 40 में इंटॉक्सिकेंट दिया है। इंटॉक्सिकेंट मीन्स लीकर और स्पिरिट इंक्लूडिंग साइलेंट स्पिरिट और ENA और मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, वेदर denatured or not any substance from which the liquor may be distilled or which declared by the state government by notification in the official gazette to be an intoxicant for the purpose of this act। तो ये जो है, और intoxicating drugs, medicinal preparation as defined under the Medicinal or Toilet Preparation Excise Duties Act 1955, any preparation or ingredients either medicinal or otherwise, whether solid, semi solid, liquid, semi liquid, gaseous, ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके किसमें आते हैं? इंटॉक्सिकेंट की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, 2 clause 14 की 41 की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ये क्या होते हैं? द लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग और फ्रूट स्टॉक्स ऑफ द इंडियन hemp plant, cannabis sativa, including all forms of bhang, siddhi or ganja, charas that is in the resin obtained from the hemp plant, which has not been submitted to any manipulations other than those necessary for packing and transport। ठीक है, या कोई mixture with and without neutral materials or any of the above forms of intoxicating drugs or any drink prepared therefrom and any other intoxicating or narcotic substance which the state government may by notification declare करेंगी जो टू बी एज अ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। ठीक है, तो उसमें सच सब्सटेंस जो होंगे वो ओपियम, कोक लीफ और मैन्युफैक्चर्ड ये सब नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लाइसेंस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये सब हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये जहाँ पे हम इसके रिगार्डिंग में पढ़ेंगे वहां पे हम ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लीकर क्या होता है। ठीक है, लीकर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 2 clause 44 में दी हुई है। लीकर, लीकर मीन्स कंट्री और ट्रेडिशनल लीकर, इंडियन मेड फॉरेन लीकर और एनी प्रिपरेशन और इंग्रेडिएंट whether solid, semi solid, liquid, semi liquid, gaseous, either made locally or otherwise that may serve as an alcohol or substituted for the alcohol and used or consumed for the purpose of getting intoxicated। तो ये जो है ये आपका इसमें आता है। ठीक है, अब एज सच इसमें ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो अभी तक जो हम आपके एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, तो हम प्लेस और पछवाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, पछवाई क्या होता है? 2 clause 51 में पछवाई मीन्स फर्मेंटेड राइस, मिलेट्स और अदर ग्रेन वेदर मिक्स्ड विद एनी लिक्विड और नॉट एनी लिक्विड ऑब्टेन देयर फ्रॉम वेदर डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड बट डज नॉट इंक्लूड बियर। ठीक है, तो पछवाई में बियर इंक्लूड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीमाइसेस की डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है। प्रीमाइसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रीमाइसेस मीन्स एंड इंक्लूड्स लैंड एंड
such construction by way of building, store, shop, hotel, restaurant, bar, booth, and any other structure and movable structures, including vessel, raft, vehicle, and any other movable structures. ठीक है, तो ये सब जो है कि आपके प्रीमाइजेस की डेफिनेशन में आते हैं। 2 क्रॉस 58 में इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल्स वगैरह। यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स को हमको स्पेसिफिकली पढ़ना है और रूल्स आपके एग्जाम में पूछे भी जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। स्पीशियस प्रिपरेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पिरिट क्या होता है और स्पीशियस प्रिपरेशन क्या होती है, ये हमें डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 65 में स्पीशियस प्रिपरेशन है और 2 क्रॉस 64 में स्पिरिट दिया है। स्पिरिट क्या होता है, मीन्स एनी लिकर containing alcohol obtained by distillation whether denatured or not। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्पीशियस प्रिपरेशन क्या होती है, मीन्स एनी मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, एनी एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन और सॉल्यूशन कंटेनिंग अल्कोहल, एनी फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट एसेंस और सिरप कंटेनिंग अल्कोहल। तो ये जो है ये आपके स्पिरिट जो है उसमें आते हैं। ठीक है, स्टील ध्यान रखिएगा। 2 क्रॉस 67 में स्टील में क्या इंक्लूड होता है, एनी apparatus और पार्ट देयर ऑफ फॉर डिस्टिलेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ स्पिरिट। ठीक है, तो ये जो है ये आप ध्यान रखिएगा। स्टील की डेफिनेशन जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह तो कॉमन सेंस की बात है, ये सब तो आपको पता ही है, उसको स्पेसिफिकली रीड करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पावर टू डिक्लेयर इंटॉक्सिकेंट। सेक्शन 3 से आपका जो है वो लगभग सारे सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसके पास पावर दी गई है टू डिक्लेयर इंटॉक्सिकेंट? एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है ये सेक्शन रख रहा है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड अंडर सबसेक्शन 40 ऑफ 240 ऑफ दिस एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो बिहार की स्टेट है वो आपकी यहाँ पे आएगी, नोटिफिकेशन करके वो इशू कर सकती है किसी भी एक्ट या पोर्शन को, item or commodities, chemical ingredient which can be used as substituted for alcohol to be intoxicant, such restrictions or conditions as may be specified in the notification। ठीक है, तो ये किसके पास पावर है, ये आपका बिहार स्टेट जो है उनके पास पावर है। अब यहाँ पे सेव किया गया है सर्टेन एक्ट्स को, तो पीटी के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट था, मेंस के पर्पज से ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि 2 नंबर में इसी को पूछ लिया जाए क्वेश्चन बना के। ठीक है, तो कस्टम एक्ट 1962 और कंटोनमेंट एक्ट 2006 को यहाँ पे सेविंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे चैप्टर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, स्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें इस अथॉरिटी से रिलेटेड भी सारे जो टॉपिक है वो पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मेंस के लिए इसे ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्साइज कमिश्नर कौन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे तो आपको सेक्शन 5 भी मेंशन करना होगा, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ये सेक्शन आपको मेंशन करने होंगे। तो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है बाय नोटिफिकेशन। अपॉइंट कर सकती है एक्साइज कमिश्नर, शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट कंफर करेगी पावर टू द एक्साइज ऑफिसर ऑफ द टू एक्साइज कमिश्नर, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर, ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, एक्साइज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर एंड सच अदर ऑफिसर और स्टाफ एज मे बी डील। इतने लोग जो हैं वो एक्साइज ऑफिसर की मीनिंग में आएंगे, और कौन इनको डेजिग्नेट करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे है सेक्शन 7, डेलीगेशन एंड विड्रॉल ऑफ पावर। तो यहाँ पे डेलीगेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट करेगी पावर टू द बोर्ड और एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर, सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट पावर डेलीगेट करेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ लिमिटेशन भी लगा सकती है। अब यहाँ पे विड्रॉल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी दी गई है कि वो उसका डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो ये एक तरीके से डिस्क्रिशनरी है। by an order also withdraw from any officer or person any or all the powers to be delegated। ठीक है, तो वो विड्रॉ कर सकती हैं।
अब यहाँ पे रोल क्या है इंस्पेक्टर का, रोल ऑफ कलेक्टर, ठीक है। तो आते हैं रोल ऑफ कलेक्टर देखते हैं। रोल ऑफ द कलेक्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। कलेक्टर का क्या रोल होता है? सो द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट प्रोहिबिशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एंड साथ साथ में वो इंश्योर करेंगे दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट इन द एरिया ऑफ दिस जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये दोनों इनका काम है। Next, the collector shall also be responsible for any matters connected therewith effective prosecution of the case filed by this act. Collector also be competent to exercise power of the excise officer under this act. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि नोटिफिकेशन इशू करके कन्फर कर सकती है पावर ऑफ द कलेक्टर टू एनी अदर ऑफिसर, जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए, ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं तो इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे के नहीं होंगे अगर पावर वहां पे डेलीगेट की जा रही है, और अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है तो वो डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। विद सच डेजिग्नेशन पावर ड्यूटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेड थिंग फिट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 9, रोल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसमें सेपरेट क्वेश्चन आपका बन सकता है मेंस का, ठीक है, इनका रोल बताने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि असिस्ट करेंगे कलेक्टर को इन इंश्योरिंग कंप्लीट प्रोहिबिशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वर्क करेंगे अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द कलेक्टर, इन्फोर्स एंड इम्प्लीमेंट करेंगे सच लॉफुल डायरेक्शन ऑफ द कलेक्टर एंड एक्साइज कमिश्नर एज इशूड अंडर दिस एक्ट, एंड सबमिट करेंगे सच रिपोर्ट्स एंड इन सच मैनर एज द कलेक्टर और एक्साइज कमिश्नर में डिजायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे पावर एंड फंक्शंस ऑफ एक्साइज कमिश्नर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका सेपरेटली मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो सेक्शन 10 ध्यान रखना है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ एक्साइज कमिश्नर। क्या क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे शैल दिया है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी फंक्शंस इनको असाइन किए गए हैं। तो अब ये क्या क्या करेंगे? इन्फोर्स करेंगे कंप्लीट प्रोहिबिशन इन द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, प्रमोट करेंगे कल्चर ऑफ नॉन ड्रिंकिंग एंड मेक प्रोहिबिशन ऑफ वॉलंटरी एफर्ट थ्रू सोशल अवेयरनेस, रेगुलेट कंट्रोल और मॉनिटर करेंगे मैन्युफैक्चर पोजेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स को। फोर्थ है कि कर्व करने की कोशिश करेंगे इलीगल ट्रेड इन लीकर एंड इलिसिट डिस्टिलेशन, प्रोटेक्ट करेंगे एक्साइज रेवेन्यू एंड इंश्योर करेंगे प्रॉम्प्ट रिकवरी, सबमिट करेंगे रिटर्न्स एंड इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स फ्रेम्ड देयरअंडर, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, अपॉन ऑल मैटर्स कंसर्निंग एक्साइज। और नेक्स्ट है कि परफॉर्म करेंगे सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइज करेंगे अदर पावर्स जो भी उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट किया जाता है उनमें या उनको डेलीगेट किया जाता है। तो ये सारे जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो एक्साइज कमिश्नर के हैं, मैंडेटरी फंक्शंस हैं, तो इनको वो करेंगे, ठीक है। अब आता है एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि देयर शैल बी एन एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये मैंडेटरी है कि होगा ही, जिसको हेड कौन करेगा? वो एक्साइज कमिश्नर करेंगे। इसमें कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, कौन कौन होगा, और अदर स्टाफ होंगे जो अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बाय द एक्साइज कमिश्नर विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो एक्साइज कमिश्नर है, जो स्टाफ है उनको एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है। तो पहला है द एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो शैल वर्क टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ लीकर एंड इंटॉक्सिकेंट, कलेक्ट करेंगे इंटेलिजेंस, कीप सर्विलांस एंड मेंटेन डिटेल्स ऑफ एक्साइज ऑफेंस, कलेक्ट करेंगे डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हैबिचुअल और नोटोरियस एक्साइज ऑफेंडर, मॉनिटर करेंगे डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो ये सारे जो है वो एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के काम है। अब क्या दिया है? पर्सन विद स्पेशल पावर, तो कुछ लोग हैं जिन्हें स्पेशली पावर यहाँ पे कंफर किया जाएगा। तो द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए द रिजाइम ऑफ प्रोहिबिशन इंपावर कर सकती है किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी को नॉट बीइंग एन एक्साइज ऑफिसर विद पावर टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनी एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट एंड
such person shall in exercise of these functions be deemed to be an excise officer. ठीक है, तो वो माने जाएंगे excise officer. अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 प्रोहिबिशन एटसेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स. अब सेक्शन 3 जो सेक्शन 13 है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर और इंटॉक्सिकेंट्स. ठीक है, तो जो है यहाँ पे एक तरीके से प्रोहिबिटरी प्रोविजन यहाँ पे लगाया गया है कि जिसको भी ऑथराइज नहीं किया गया है वो कोई भी मैन्युफैक्चर, बॉटल, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है. एक तरीके से ये मैंडेटरी है. तो शैल वर्ड जो है यहाँ पे यूज किया गया है. नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, बोटल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसपोर्ट, कलेक्ट, स्टोर, पजेस, परचेज, सेल और कंज्यूम एनी इंटॉक्सिकेंट और लीकर प्रोवाइडेड है दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अलाउ करती है renewal of the existing licenses for manufacture, blending, compounding, bottling, storage, import, export of any liquor or intoxicant subject to the provision of this act. तो जनरल प्रोविजन ये है कि कोई पर्सन नहीं करेगा, ठीक है, मैंडेटरी है कि ये चीजें नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसे नोटिफिकेशन इशू करके अलाउ किया है कि वो अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करा सकता है, जिससे कि वो मैन्युफैक्चर, ब्लेंडिंग, कंपाउंडिंग, बॉटलिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कर सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोवाइडेड ऑल्सो दिया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अलाउ कर सकती है किसी स्टेट ओन्ड कंपनी को टू अंडरटेक सच एक्टिविटीज एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट. ये ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पे वर्ड एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है, मीन्स पर्सन, फर्म एक्सेट्रा हु आर होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस ऑन द डे ऑफ विच एक्ट कमिंग इनटू फोर्स. ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेट्रा. तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे इंटॉक्सिकेंट्स को लेके जाया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग में क्या प्रोविजन हैं, तो ये सेक्शन 14 बताता है. ये भी आपका पूछा जा सकता है, ये मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा. क्या दिया है, नो लीकर, इंटॉक्सिकेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट शैल बी इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिटेड विद इन और फ्रॉम आउटसाइड और थ्रू द स्टेट एक्सेप्ट विद अ वैलिड परमिट एंड सब्जेक्ट टू सच ड्यूटी पेएबल. ठीक है, तो तब तक नहीं लेके जाया जा सकता है, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा जब तक कि जो स्टेट ने एक परमिट दिया था, ठीक है, वो होना चाहिए, और दूसरा कि जो स्पेसिफिक फीस उसके रिस्पेक्ट में दी जानी है वो फीस दी गई हो. ठीक है, सेकंड है कि इफ एनी कंसाइनमेंट ऑफ लीकर और इंटॉक्सिकेट बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रोड फ्रॉम प्लेस आउटसाइड द स्टेट ऑफ बिहार टू अनदर सच प्लेस, द vehicle carrying the consignment pass through the territory of the state, the driver or any other person in charge of the vehicle shall obtain transport permission in the prescribed manner from the authority of the first checkpost falling in route after entry into the state and shall surrender the same transit permission to the authority of the last checkpost before leaving the state in the event of failure to do so. Stipulated hours of leaving the first checkpost falling in route shall be deemed to be liquor or intoxicants to be transported have been sold and disposed of by the owner or the person in charge of the vehicle within the state of Bihar. तो देखिए सीधी सीधी बात है कि जब भी कोई कंसाइनमेंट ऑफ लीकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाएगा तो उसके बीच में जितने भी चेक पोस्ट पड़ेंगे, पहला चेक पोस्ट पड़ेगा, वहां पे वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो दिखाएगा, परमिट लेगा कि हाँ हमको आगे जाना चाहिए, और फिर वो लास्ट में भी जाके जो लास्ट चेक पोस्ट पड़ेगा जहाँ पे उसको अपना देना है तो वहां पे भी वो चेक कराएगा. वो इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता है. ठीक है, थर्ड क्या है, इन केस ऑफ ड्राइवर और पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन फेल हो जाता है. ठीक है, अब मान लीजिए कि वो फेल हो गया, ठीक है, नहीं करता है ऐसा कंप्लाई करने के लिए विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन, तो क्या होगा, ही में अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिवाइड सच पेनल्टी एज द स्टेट गवर्नमेंट में डिसाइड ऑल्सो प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 30 ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 30 जो है वो पनिशेबल बनाता है, तो उसमें सेक्शन 30 में उसको पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, तो ये वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट में मेक डिटेल्ड रूल्स फॉर दिस पर्पस, तो ये ध्यान रखिएगा. तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हीकल कैरिंग इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, तो अगर इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह किसी व्हीकल में लेके जाया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग में सेक्शन 15 बताता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो ले डाउन कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एनी एक्साइजेबल आर्टिकल्स और फाइनल प्रोडक्ट्स and may require them to adhere to certain specification. ठीक है, provided further that कि स्टेट गवर्नमेंट require the transport of vehicle to be installed
such devices as is may require to precondition for registration under the Motor Vehicle Act and give such direction to State Transport Authority as deems fit. ठीक है, तो मोटर व्हीकल में जो भी कहा गया है उसको भी उसको साथ साथ में फॉलो करना होगा। आगे है पावर टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट और इंटॉक्सिकेंट। तो कौन करेगा? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इज स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है दैट ही में बाय नोटिफिकेशन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एनी और all liquor or intoxicant into or from or through the state or any specified part of such state। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरीके से ओवरराइडिंग पावर जो है वो इसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब आप आएंगे यहाँ पे चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स टू एग्जिस्टिंग लाइसेंस, क्योंकि जो एक्साइज के पूरा काम है वो बिना लाइसेंस के हो नहीं सकता है, यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइसेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ये रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और किस तरीके से परमिट ली जा सकती है एग्जिस्टिंग लाइसेंस की, उस रिस्पेक्ट में बात करता है। यहाँ से आपका फुल फ्लैश जो मेंस का क्वेश्चन है यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं डिस्कशन पे अपने। तो सबसे पहले है कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस फॉर डिस्टिलरीज, ब्रूवरीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे पहला क्लॉज क्या बोलता है? नो न्यू लाइसेंसेस शैल बी इशूड टू एनी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्टिलरी, मोलासिस मैन्युफैक्चरिंग, ब्रूवरी, बॉटलिंग प्लांट एक्सेट्रा, प्रोवाइडेड दैट द कलेक्टर में इशू अ लाइसेंस और परमिट एज द केस में बी ओनली फॉर इंटॉक्सिकेंट्स दैट में बी डिक्लेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। तो सिर्फ उतने का ही उन्हीं का वहां पे परमिट दिया जा सकता है, लाइसेंस ग्रांट कर सकता है कलेक्टर जिसने को स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि हाँ इनका इशू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे कलेक्टर जो है उनके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो रिन्यू कर सकते हैं लाइसेंस, इशू कर सकते हैं परमिट एज द केस में भी फॉर एग्जिस्टिंग लाइसेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्टिलरी, मोलासिस मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेवरी, बॉटलिंग प्लांट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। थर्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो रूल बना सकती है किसके लिए? गवर्निंग द लाइसेंसेस रिजाइन। फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यहाँ पे पावर दिया गया है may require the licensee to give security for the observance of the terms and conditions of the license and execute करेंगे an agreement there। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी जब ये एक्ट इन्फोर्समेंट में था तो उस टाइम पे कोई वैलिड लाइसेंस होल्ड कर रहा था तो उसे माना जाएगा एग्जिस्टिंग लाइसेंस। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लाइसेंसेस एंड परमिट्स। सेक्शन 18 all licenses renewed and permits issued under this act shall be non transferable। ठीक है, तो एक आदमी से दूसरे आदमी पे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, जिसके नाम से होगा सिर्फ वही कर सकता है। अब यहाँ पे पावर ऑफ द बोर्ड है, तो सेक्शन 19 बात करता है पावर ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल हैव द पावर टू एक्सरसाइज सच अथॉरिटी एज मे बी डेलीगेटेड टू इट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर द ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस? सो द एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट होगा जो रिन्यूअल कराने के लिए जाएगा, तो क्या क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए? एप्लीकेंट फॉर अ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और इशुएंस ऑफ परमिट एज द केस में बी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है, तो वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर और ब्लैकलिस्टेड और डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी एक्साइज लाइसेंस और इन अरियर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज। ठीक है, किसी तरीके के ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए और वो पहले से बार्ड नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज उसके पास बकाया नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी सॉल्वेंट और बियर गुड मोरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। नेक्स्ट है you should not hire or employ a person who are below 21 years of the age and have criminal background। तो ये 21 ईयर वाला क्लॉज भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 21 साल का दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द लाइसेंस। अब यहाँ पे होलोग्राम क्या होता है? 21 यहाँ से सेपरेटली ये पूछा जा सकता है, होलोग्राम को बताइए। होलोग्राम का मतलब होता है द स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वायर एनी मोलासिस मैन्युफैक्चरिंग, डिस्टिलरी license holder, distributors, seller, importers, exporter, bottling plant and such other establishments operating under this act to place hologram on their products as per specification prescribed by the excise commissioner। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक
प्रेस्क्राइब होता है, जिससे कि होलोग्राम, जिससे कि वो आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिटेल रूल बना सकती है इसके रिगार्डिंग में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब किसके पास पावर टू सस्पेंड, तो सर्कमस्टांसेस ध्यान रखने हैं हमें कि पावर टू सस्पेंड ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ से सेपरेटली आपका 5 to 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। Power to suspend and cancel license and permit. So, subject to such restrictions as the state government may prescribe, authority renewing any license or granting any permits under this act may suspend or cancel it in the following circumstances after giving reasonable opportunity of being heard. तो वहां पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है, ठीक है, ऑडी अल्ट्रम पार्टन जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का रूल है। कब कब की जा सकती है, तो यहाँ पे सिचुएशंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर if the license or permit is transferred or sublet by the holder thereof without permission of the licensing authority, तो वहां पे सीधे सीधे प्रोविजन दिया था कि नॉन ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन अगर जो कोई पर्सन है वो ट्रांसफर करने की कोशिश करता है बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन के, तो वो एक आपका ग्राउंड बन जाता है कैंसिलेशन के लिए। दूसरा क्या है, इफ एनी एक्साइज रेवेन्यू पेएबल बाय द होल्डर देयरऑफ इज नॉट ड्यूली पे। ठीक है, तो जो भी रेवेन्यू पे करना था वो ड्यूली पे नहीं किया गया है। In the event of any breach by the holder of such license or permit or by his servant or agent or by one acting on his behalf, express or implied permission, any terms of the conditions or permit, तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका ब्रीच किया जाता है। अगर जो होल्डर ऑफ लाइसेंस है या जिसको परमिट किया गया है या उसका एजेंट एम्प्लॉय जो है वो कन्विक्ट किया जाता है किसी भी ऑफेंस जो कि इस एक्ट में पनिशेबल था या किसी अदर एक्ट में पनिशेबल था जो कि रेलिवेंट है, कनेक्टेड है एक्साइज मैटर से, ठीक है, रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू, या कोई अदर कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस किया गया है इस एक्ट में या किसी अदर एक्ट में, तो भी वहां पे लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ फॉर द पर्पज ऑफ विच लाइसेंस और परमिट वॉज ग्रांटेड सीजेस टू एग्जिस्ट, ठीक है, जो उसका टाइम पीरियड था वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इफ दी लाइसेंस और परमिट हैज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, किसी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करके ऑब्टेन किया गया था। If for any other reason the licensing authority is prima facie satisfied that the license is fit to be cancelled, okay, and for any action taken by under subsection 1, the license shall not be eligible for any compensation or refund to fees or deposit whatsoever. तो ये सारी situations जो है ये सब आपके दिए हुए हैं जहाँ पे लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा, ये सब आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब है 23, बार टू द राइट ऑफ रिन्यूअल एंड टू कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो किसको किया गया है, नो पर्सन टू हुम अ लाइसेंस और परमिट हैज बीन ग्रांटेड, किसको बार किया गया है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन टू हुम अ लाइसेंस और परमिट हैज बीन ग्रांटेड अर्लियर शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रिन्यूअल thereof as a matter of right, and no claim shall lie for damages or otherwise in consequence of any refusal or revenue or license permit on the expiry of the period for which the same remains in force। ठीक है, अगला है 24, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू विड्रॉ और नॉट टू रिन्यू अ लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं विड्रॉ करने का या नॉट टू रिन्यू अ लाइसेंस इशू टू एनी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्टिलरी, मोलासिस मैन्युफैक्चरिंग, ब्रूवरी, बॉटलिंग प्लांटेड इन द एंटायर स्टेट ऑफ बिहार और एनी पार्ट देयरऑफ। ठीक है, फॉर एनी एक्शन टेकन अंडर सबसेक्शन 1, nothing shall be paid in consequence thereof except any license fee or deposit paid in advance after deducting any amount recoverable by the government। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पावर ऑफ कलेक्टर दिया है टू टेक ओवर मैनेजमेंट, तो ऐसा यहाँ पे 25 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 5 ध्यान रखिएगा, एक्साइज रेवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, कैसा नेचर होगा, तो द एक्साइज रेवेन्यू शैल बी लिवाइड एंड रिकवर्ड इन द फॉलोइंग हेड, किसमें, ड्यूटी के रूप में लिया जा सकता है, लाइसेंस फी के रूप में लिया जा सकता है, लेबल रजिस्ट्रेशन फी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट फी, एक्रूवल्स थ्रू प्रिविलेज फी, फाइन, पेनल्टीज, अदर sundry receipts, etc. Any other duty, cess, fee, surcharge as the state government may by notification impose। तो ये सारी चीजें हैं जिसके रूप में एक्साइज रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। 27 में है फीस फॉर टर्म्स कंडीशन एंड फॉर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस परमिट एंड पास। ठीक है, तो क्या फीस वगैरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ये एक बार को देख लीजिएगा, हो सकता है आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए। Every license renewed or permit pass granted under this act shall be renewed or granted on payment of such fees। ठीक है, तो फीस पे करनी होगी ऑब्वियसली।
सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन ऑन सच कंडीशंस, तो जितने भी कंडीशंस दी हुई हैं वो फॉलो करना होगा। shall be in such form and contain such particulars, rules provided, तो रूल वगैरह फॉलो किए जाने चाहिए। every license renewed or permit pass granted under this act shall be for such period if any as prescribed by the rules by the state government in this act। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, एक्साइज रेवेन्यू टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ पेंडेंसी ऑफ एनी रिट पेटिशन सूट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको भले ही कोई रिट वगैरह आपने लगाई है, कोई सूट लगाया है, आपका वो पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। बाद में जब डिसाइड होगा तो फिर उस अकॉर्डिंगली सेटल कर दिया जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे 29 बात करता है पावर टू इम्पोज ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर। तो किसके पास पावर, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें आपको पता है पहले से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है चैप्टर 6 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज।